हाँ जी, चैप्टर 4 का असाइनमेंट डिस्कशन है। जो आपके डाउट्स हैं क्वेश्चन नंबर बता दें एक बार। 7th 4th, हाँ जी, नेक्स्ट 16 17 13 34 38 39 50। आराध्या आप नहीं करके आए बेटा? करे हुए हैं सारे? कहाँ तक किए हैं? ठीक है, 50 तक यही डाउट हैं, आपने आगे करे हैं, 50 तक किए हैं, बताएं डाउट। बस ठीक है बच्चे। 63 65 24 आप देख के बता रहे। अच्छा ये अच्छा लग रहा है ऐसा? अच्छा मतलब कि है, ठीक। सवाल नंबर 4 देखते हैं। हाँ 80 तक ही है ये। देखते हैं। अब कर सब लोग पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। हाँ जी, जो नहीं करके आए क्वेश्चन नंबर 4, आपको सवाल नंबर लिख दिए गए हैं, आप एक एक आगे पढ़ते रहें। पहले 4 पढ़ लें, फिर आगे एक 5 पढ़ के रखें। सवाल नंबर 4, करंट 10 एम्पियर इज एस्टेब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग 10 एम्पियर करंट है आपका। हाँ जी, हाँ ये जेड मानी है, ये जेड है। इन जेड डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 1 0 0। आप देखें ये अगर ये z है तो आपकी ये x होनी पड़ेगी, x y और z। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसमें ना, एक रूल फॉलो होता है। अगर आप x सुन लेंगे ध्यान से, x क्रॉस y करेंगे तो z की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो x जब ये लेंगे, x क्रॉस y z की तरफ जाना चाहिए। तो आपका x ये है, ये y है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगा? किस पॉइंट पे पूछा है? एट x इक्वल टू 1 y 0 z 0। x इक्वल टू 1 मीन्स यहां कहीं पूछा है, यहां पूछा है, इस पॉइंट पे पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। एक करंट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें आप क्या करते हैं, अंगूठा करंट की तरफ और कर्ल करते हुए आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। तो वो कर्ल करते हुए ऐसे आएगी अलोंग पॉजिटिव वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कोयल इज r। एक करंट कैरिंग कोयल है जिसका रेडियस r है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल टू द एक्सियल पॉइंट, देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल टू द एक्सियल पॉइंट। एक तो आपको सेंटर पे निकालना है फील्ड, और एक एक्सियल पॉइंट पे जो कि आपका है √3r। फॉर्मूला आपको पता है, सेंटर पे निकालने का होता है B एट O इज μ0 I अपॉन 2r। ध्यान है। और जनरल मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सिस कितना होता है? B इक्वल टू μ0 I, बताएं क्या होता है, मुझे ध्यान नहीं है। एक करंट कैरिंग लूप के कारण उसी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? I r²। r कौन सा? ये वाला r। आप वो ऐसे मत याद रखें, इसमें जो हाँ जो दे रखा है कैपिटल R²। यहाँ पे x क्या है? x से सेंटर से दूरी पुट कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, A and B are two concentric circular loops carrying current I1 and I2। आपके दो कंसेंट्रिक लूप्स हैं,
हाँ जी बच्चे, 9 किसी का डाउट है? इनका डाउट, 7th भी था, देखते हैं। 9th में A एंड B आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, अंदर वाले के अंदर करंट I1 ऐसे और बाहर वाले के अंदर I2 ऐसे जा रहा है, एंड रेशियो ऑफ द रेडियस इज 1:2। अगर ये रेडियस R है तो ये 2R है। फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटीज एट द सेंटर O ड्यू टू A एंड B। पहले एक वर्ड आ रहा है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड ओनली, यही है ना, यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये, और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो दे रखी है B1:B2 इज 1:3। आपको I1:I2 का रेशियो निकालना है। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस R, एक का 2R, एक के अंदर करंट I1 जा रहा है, एक के अंदर I2 जा रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट सेंटर। सेंटर पे निकालना है तो क्या निकालेंगे आप? वही फॉर्मूला μ0I/2R। तो पहले B1 इज μ0 I1/2R डिवाइड बाई μ0 I2 2 × 2R, क्योंकि सेकंड का रेडियस 2R है, और ये आपको दे रखा है कितना? 1:3, 1/3। आप निकाल लें, μ0 गया, R गया, 2 गया, I1:I2, ये आपका आ जाएगा 1:6। मैच कर रहा है? मैच हो जाएगा। क्लियर है? सवाल नंबर 7 पूछा आपने। क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, ऐसा आपका फिगर है, करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस आपका R है। यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो आप क्या करेंगे, देखें, यहां पे इस वायर में हल्का सा ब्रेक है, बस हल्का सा ब्रेक है, तो आप इसको फुल वायर मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इस वायर के कारण क्या यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? μ0I/2πR। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस R, तो B ऑफ दिस वायर इज μ0I/2πR, ठीक है। फिर आपको निकालना है, पर ये किस साइड था? आप देखें, इसके अलोंग लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, पॉइंटिंग आउटसाइड। अब आप देखें, दूसरा क्या है? एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0I/2R, बट ये अंदर की तरफ रहेगा। नेट निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन सा बड़ा होगा? बड़ा ये वाला होगा, तो दिस माइनस दिस होगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा कैसे पता लगा? ऊपर वाला टर्म सेम है, नीचे 2R सेम है, ये पाई एक्स्ट्रा है, पाई इज ग्रेटर देन 1, 3.14, तो आपका ये वाला छोटा हो जाएगा, वो बड़ा रहेगा, तो नेट फील्ड विल बी इनसाइड। हाँ जी, डन। जो नहीं करके आए समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। A closely wound flat circular coil of 25 turns of wire has a diameter of 10 centimeter, carries a current of 4 ampere. Magnetic, यहाँ पे magnetic flux density is nothing but magnetic field. एक closely wound flat circular coil
जिसके ऊपर वायर के 25 टर्न्स हैं, 25 टर्न्स हैं, डायामीटर उसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप मान लें रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, 25 टर्न्स हैं, करंट आपका 4 एम्पियर जा रहा है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न निकाल लें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये एक का आ गया, 25 टर्न्स हैं तो इंटू 25। आई को आप 4 एम्पियर डायरेक्ट पुट करेंगे। हाँ जी, अच्छा म्यू नॉट में टर्म में आंसर है क्या? हाँ नहीं, आर आप 5 सेंटीमीटर नहीं पुट करेंगे, 5/100 पुट करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें एसआई यूनिट्स में है ना। आपका करंट भी एसआई में है और ये 25 टर्न्स हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू आप एसआई में पुट करेंगे। तो आई इसको आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे। क्या बोला इसने? एक ऐसे वायर लपेटी गई है 25 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा है, तो एक का कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, 25 टर्न्स हैं तो इंटू 25। ठीक है, यही आंसर आ रहा है? चेक कर लिया आंसर आ रहा है क्या? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 इज डन। 16 किसी का और का डाउट है? नहीं है। 17 which of the following statement is not true? Magnetic field at the center of current carrying loop is proportional to current, true है। तो inversely proportional to radius, true है। अब देखो, अगर एक का मैग्नेटिक फील्ड एक के कारण अगर B है तो अगर n टर्न्स होंगे तो n भी हो जाएगा। अभी किया ना हमने, 25 टर्न्स होंगे 25 हो जाएगा। तो सब के ऊपर है तो नन आंसर आएगा। 17 डन। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है? एक वायर ऐसे है, आपको निकालना है आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ना। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप बताएं, इस वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इस स्ट्रेट वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अरे एक वायर के, अगर वायर के सीध में यहां कोई पॉइंट हो, कितना होता है? क्यों? हाँ जी, कौन बताएगा? क्लास में बताया था ना, एक वायर है करंट कैरिंग वायर, उसके सामने कोई पॉइंट यहां रखा हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्या लॉजिक था? वी भी वाला नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायोट सेवोट लो लगाएंगे डीएल क्रॉस आर। आप एक करंट कैरिंग छोटे से एलिमेंट के कारण डीएल और क्रॉस आर, डीएल ये है आर ये, तो डीएल क्रॉस आर करते हैं तो आपका नेट 0 बनता है। 0 डिग्री हो गया ना। सक्षम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये करवाया था क्लास में। तो डीएल क्रॉस आर करके अगर लाइन की सीध में कोई पॉइंट रखा हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, बच गया ये वाला सर्कल का 1/4 पार्ट है। हमने एक सवाल क्लास में किया था, कैसा? अगर ऐसे है एक वायर, देखो ध्यान करो, ऐसा, तो इसके कारण 0, इसके कारण 0, इसके कारण सर्कल का जो होता है उसका आधा, तो यहाँ पे सर्कल का 1/4 हो जाएगा। सर्कल का होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, यहाँ पे 1/4 करेंगे तो 8r हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 34। हाँ जी, ये हल्के से थोड़े से, हालांकि मैंने इनका लिखवाया था आपको,
आपको एक प्रोटॉन दे रखा है, एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इनिशियल वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इफ बोथ हैव इक्वल रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर है। द रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालना है, पी पी अपॉन पी अल्फा। क्या बोल रहा है ये? एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर छोड़ा गया है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप परपेंडिकुलर छोड़ोगे तो वो एक सर्कल बनाता है, तो दोनों का रेडियस बराबर है, सर्कल का रेडियस बराबर है। वो पूछ रहा है कि आपको पी अल्फा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन और मोमेंटम ऑफ अल्फा का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप बताएं रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी था, आई थिंक r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है? दोनों केस में मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो अगर मैं लिखूं सबसे पहले r रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? +1, प्लस ई बोल दो उसको आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट प्लस ई होता है, तो चार्ज E इंटू बी, दिस इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली आप निकाल लेंगे ये RP बोल दो, RP, और R अल्फा विल बी P अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस 2E, है ना। अल्फा पार्टिकल आपका होता है हीलियम He2+, 2+ मतलब 2 आपका चार्ज है, तो 2E बन जाएगा, 2EB। दोनों का रेडियस बराबर है, बराबर करेंगे तो आपका EB कटेगा, हाँ 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, mv की जगह लिख लिया मोमेंटम p, qb। अब यहाँ पे मैंने निकाला रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपका निकाला r अल्फा, मोमेंटम ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा 2e इंटू बी। दोनों का r बराबर है, बराबर करने पे आपका EB कटेगा, P अल्फा P अल्फा विल बी 1/2। हमने कर लिया क्वेश्चन 34, हाँ जी 38। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन, 38 ठीक है, व्हेन अल्फा एंड बीटा रेज, अल्फा एंड बीटा रेज आर सब्जेक्टेड टू, एक मिनट, आर सब्जेक्टेड टू, सवाल नंबर 38 है ना, to a magnetic field which is perpendicular to the direction with the same speed, v और v सेम है, curvature of both particles will be r अल्फा r बीटा। अल्फा क्या होता है? हीलियम 2+, चार्ज कितना होगा इसका? 2e। बीटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, तो -e उसका चार्ज रहेगा। v सेम है, r अल्फा r बीटा पे कमेंट करना है। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? बराबर होंगे, किसका ज्यादा होगा? r इज इक्वल्स टू mv/qb, b दोनों का सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मास का फर्क पड़ेगा,
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच मच हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास बहुत ज्यादा होगा और चार्ज में आपका बस 2 का अंतर है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास बहुत ज्यादा है उसका, तो जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा होगा, तो अल्फा का रेडियस ज्यादा होगा। देख लेते हैं एक बार। अल्फा बीटा आर सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड विच कर्वेचर फॉर बोथ पार्टिकल्स आर। चेक करने के बाद आंसर। हाँ जी, थर्ड फॉर बीटा पार्टिकल्स मोर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका mv/qb रहेगा डेफिनेटली, और v सेम है। पुट कर दें आप, कोई बात नहीं, ये लीजिए आर अल्फा इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मास ऑफ हीलियम एटम होता है शायद 4 m मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स, v चार्ज ऑफ अल्फा इज 2e b, r beta will be mass of electron into velocity e b। ये आपका 2 हो गया, 2 mv बाय, देखो v और e बाय b ये सेम है दोनों में, और मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच हायर देन दिस। चेंज द आंसर, आंसर को आप कर लें कि आपका अल्फा का ज्यादा रहेगा रेडियस। एक बार क्लास के बाद मुझे नोट करवाना है ना, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लूंगा। 38 क्वेश्चन 39। Two particles A and B initially at rest are accelerated by a common potential V. They enter into a magnetic field B and having radius R1 and R2. Two identical charge particles हैं, दोनों का चार्ज Q Q है। आप एक बात बताएं, अगर किसी रीजन जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है मान लो, और मान लो इस साइड घट रहा है, फील्ड इस साइड है, अगर यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है, तो फील्ड ऐसे होगा। अगर मैं इस रीजन में यहां पे चार्ज को छोड़ दूं, यहां चार्ज को छोड़ दूं, तो यहां इस साइड भागेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी गेन कर लेगा ये बताएं। पहले ही बताएं, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी? अलोंग द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी घटती है, कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी। तो आप ये बताएं, यहां से यहां आने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी घट जाएगी? Q इंटू वी, मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q भी घट गई, पक्का? अगर इतनी एनर्जी घट गई तो इतनी गेन कर लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट Q V। दोनों का Q और V सेम था, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब आप बताएं, रेडियस के मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, mv बाई QB, P बाई QB, √2me बाई QB। अब आप निकाल लें, R1 क्या हो जाएगा? R1 will be 2m, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल। मास के बारे में कमेंट नहीं कर रखा ना? कमेंट नहीं कर रखा तो सेम मान लें, सेम माने सब कुछ सेम आ जाएगा फिर तो। अच्छा, मास का रेशियो निकालना है मास का रेशियो। तो R1
2m1 काइनेटिक एनर्जी होती है ये E, वो दोनों की सेम है, मैंने E मान ली इसकी, और चार्ज भी सेम है, तो आपका ये आ जाएगा R2 2m स्क्वायर करके रेशियो ले लें, आ जाएगा आंसर। स्क्वायर करके रेशियो लेंगे तो आपका 2E/QB कटेगा, m1/m2 बनेगा, m1/m2 विल बी R1² क्वेश्चन नंबर 39 डन। क्वेश्चन नंबर 50, a proton, deuteron and alpha particle, proton, deuteron and alpha particle are accelerated by same potential. Charge of proton is E, deuteron का charge, deuteron क्या होता है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटॉप हाइड्रोजन है तो पहला H1H होता है, दूसरा 1H2 होता है, तो ये 2 जो बढ़ा, सॉरी ये 2 जो बढ़ा ये न्यूट्रॉन बढ़ा है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर नीचे आता है, प्रोटॉन उतना ही है, और न्यूट्रॉन आपका बढ़ा है तो उससे चार्ज नहीं बढ़ेगा, वो भी न्यूट्रल होता है, तो यहां भी चार्ज कितना हुआ, E हुआ, ये 2E हुआ, और सेम पोटेंशियल में आपने इसको एक्सेलरेट कराया है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी Q इंटू V, Q ये है, हाँ तो EV 2EV, बेसिकली आप कहें इसको आप बोल दें E और ये 2E। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक 3 पार्टिकल्स हैं, अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तीनों का आपने चार्ज नोट कर लिया। अगर V पोटेंशियल में उसको एक्सेलरेट कराया तो इतनी एनर्जी हो गई, ठीक है। फिर क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई। मास भी देख लें, प्रोटॉन का मास, उसमें एक प्रोटॉन होता है m मान लिया, ड्यूट्रॉन का मास डबल हो जाएगा उसका 2m, और अल्फा का 4m। सब कुछ पता है, आप रेशियो निकाल लें R1 R2 का, हो जाएगा R इक्वल टू √2me/QB। सबका मास पता है, सबका E पता है, सबका चार्ज पता है, पुट करेंगे, सबका रेशियो निकाल लेंगे। सवाल नंबर 50 डन। (61) A charge AC is placed in a uniform transverse magnetic field, then force on the wire will be। आपकी एक वायर गिवन है, कैसे, ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, लेंथ दे रखी है उनकी, ये लेंथ 6 मीटर है, और ये आपकी 8 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, B इक्वल टू 10 टेस्ला। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना फोर्स होता है? हाँ जी, हाँ, I L क्रॉस B। आप बताएं, L ऐसे और B ऐसे है, तो L क्रॉस B कैसे बनेगा? L क्रॉस B ऊपर की तरफ, नीचे वाले पे देखें, इस पे L क्रॉस B ऊपर की तरफ, और आपका L और B परपेंडिकुलर, तो फोर्स आपका सिंपली BIL हो जाएगा, यहाँ देखें, यहाँ पे आपका हो जाएगा L क्रॉस B, नीचे मतलब इस साइड रहेगा फोर्स, हाँ के ना, इस साइड रहेगा, तो आपका ऊपर BIL निकाल लें, B कितना है 10, I इतना है, L कितना है इतना, तो ये हो गया आपका 80 और 240,
ऊपर 240 240 480 का फोर्स तो ऊपर की तरफ रहेगा और ये वाला फोर्स आपका परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहां से आप शायद एंगल्स निकालेंगे। हाँ, ये आपका 6 है, ये 8 है, तो इस वेक्टर के एंगल्स निकलेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर इस ट्रायंगल को मैं यहां बनाऊं तो ये 6 है, ये 8 है और ये आपका शायद 10 होगा। ये 3 4 और 5 वाले ट्रायंगल जैसा है। तो यहां पे ये एंगल आपका 53 डिग्री होगा और ये वाला 37 डिग्री होगा। पता है क्या ये बात? 3 4 5 फेमस ट्रायंगल। तो आप देखें, अब ये लाइन मैंने बनाई है, इसके परपेंडिकुलर बना दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके परपेंडिकुलर आपका वो फोर्स वेक्टर है। अब एंगल ढूंढ लें कौन सा कहां पे है। ये वाला एंगल 37 डिग्री है, देखें आप, ये और ये, तो ये भी 37, ये भी 37, ये भी 37। तो जो भी फोर्स आएगा बीच वाले का, उसकी लेंथ हो जाएगी 10। ये बी है, BIL, 10 × 10 100 × 3 300। ये फोर्स 300 न्यूटन है पर इस डायरेक्शन में है। और एक फोर्स जो आपने अभी निकाला 480, वो इस साइड है। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही? आ रहा? नहीं आ रही? ऊपर वाले पे BIL क्रॉस करके L क्रॉस B ऊपर और सिंपली BIL करके 240 आ गया। कैसे आया 240? B कौन सा है? 10, I कितना है? 3, 30 × L 8, 240 आ गया। सिमिलरली नीचे वाले पे सेम फोर्स बनेगा, 240 240 इज 480, ये 480 बना दिया। ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज 480 न्यूटन फोर्स। और ये वाला L क्रॉस B करेंगे तो आपका इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। और वो आपका लेंथ 10 है, ये 10 है, 100 × 3 300 फोर्स बनेगा। BIL इज 300। अगर 300 बन गया, 480 और 300। अब कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। इसका ये वाला कंपोनेंट विल बी 300 cos 37 और ये 300 sin 37। cos 37 sin 37 की वैल्यू निकाल लें और फिर सोल्व कर लें। करें इसको पूरा सोल्व एक बार। पर यहां पे आंसर थोड़ा कम आ रहा है, जो सेंटीमीटर में हमने एक गड़बड़ करी है। ये मीटर में नहीं था, सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में लिख दिया। है ना? कैलकुलेशन करके आप निकालने आंसर आ जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। 61 डन, 63 और 65 बच गया। क्वेश्चन नंबर 63। आपकी 3 वायर्स दे रखी हैं, तीनों में करंट दे रखा है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, PQR। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन R, PQR। आपको निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स ऑन R। पहले बताओ, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर जब पैरेलली जाते हैं तो फोर्स होती है उनके ऊपर। वो फोर्स होती है, आपने निकाला था फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था। होता कैसे है? इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, तो फोर्स लगेगा।
तो आप बताएं इसके कारण फील्ड कैसे बनेगा? आप बताएंगे लोकेश, इस वायर के कारण इस पे फील्ड कैसे बनेगा? इस साइड आप बताएं सक्षम, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर वो कैसा बनेगा? देखिए आप अंगूठा लगाया ना, अंगूठा लगाया करंट की तरफ, उंगलियों को कर्ल करेंगे, उंगलियों को कर्ल किया कर्ल किया कर्ल किया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा, है ना? ऐसे यहां पे अंगूठा जब उंगलियां कर्ल करके आओगे तो उंगलियां कर्ल होके ऐसे घुसेंगी ना अंदर की तरफ। दिखाओ पेन दिखाओ, ये करंट ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट में निकालना है तो उंगलियां ऐसे कर लूंगी, राइट हैंड यूज करना है आप। हाँ, इसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे और यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, तो अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगा। बी आ गया, एल कैसे है? अब आप लगाएंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल क्रॉस बी करेंगे। एल कहाँ है? एल ऐसे है, एल क्रॉस बी, फोर्स ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर है तो बी आई एल हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी बी आई एल, इसका भी ऐसे लगेगा ना, दोनों का फोर्स निकाल लेना है और वो ऐड हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन आपकी लेफ्ट की साइड है। क्वेश्चन नंबर 65, अब वायर इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक वायर है राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर AB is 3, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 होगा। करंट कैरीज 10 एम्पियर, आपको निकालना है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू प्लेन, फाइंड फोर्स ऑन द वायर विल बी। एक वायर है जिसकी लेंथ 3, 4 और 5 है, करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल, आपको बताना है नेट फोर्स ऑन दिस ट्रायंगल। तो आप इंडिविजुअली निकाल लो बी आई एल करके, एल क्रॉस बी फोर्स ऊपर की तरफ, एल क्रॉस बी फोर्स इस साइड, और एल क्रॉस बी फोर्स ऐसे, पर वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा आपको। एक फोर्स आपका ऊपर रहेगा, एक फोर्स ऐसे रहेगा और एक नीचे रहेगा। नीचे आप ऐसे बना लें, अब मतलब इसके परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, तो आपके 3 फोर्स हो गए, एक ये एक ये एक ये, और तीनों कितने होंगे? बी आई एल यूज कर लेंगे, हो जाएगा। टेस्ला आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, टेस्ला टी से रिप्रेजेंट करता है। पहले वाला केस, पहले आप बताएं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब आपका एक टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। एल होता है करंट की डायरेक्शन, है ना, एल इज दिस, बी इज दिस, एल क्रॉस बी फोर्स ऐसे बना, बी अंदर था ना, तो एल ऐसे है, बी अंदर है, एल क्रॉस बी दिस साइड, तो फोर्स ऐसे लगेगा। क्लियर है? तो मेरे तरफ से आपके डाउट्स रिजोल्व कर दिए गए हैं, फिर भी रहे डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।